युग की व्याख्या अनेकों घटकों से होती है। युग पल दो पल नहीं, महीने नहीं, वर्ष नहीं, शताब्दी नहीं, युग में अनेकों घटक समाहित होते हैं। युग में मात्र यह पृथ्वी ही नहीं, यह सौरमंडल, वो अनेकों सौर मंडल जो उस अनंत की सृष्टि में समाहित हैं, उन सब का पूरक एक युग होता है। जब युग बदलता है तो मात्र मनुष्य की विचारधारा में ही परिवर्तन नहीं आता, अपितु संपूर्ण प्रकृति में परिवर्तन व्याप्त होता है। अणु से विभु तक परिवर्तन की आगोश में चला जाता है। ये युग बदल रहा है, इसलिए मनुष्य इस समय संभावनाएं देख रहा है कि अन्य अन्य ग्रहों पर भी ठीक उसी प्रकार की सृष्टि की संभावनाएं हैं जैसी हमारी पृथ्वी पर हैं। इसके प्रमाण भी मिलने आरंभ हो चुके हैं। जो पहले कपोल कल्पित प्रतीत होता था, लगता था कि किसी का भ्रम हो सकता है, वो सब अब प्रतीति लगभग चरितार्थ हो रही है। ऐसे बहुत से प्रमाण हमारे पास आए हैं कि इस बदलते हुए युग में अनेकों अन्य ग्रहों पर जीवन होने की प्रमाण हमें प्राप्त हो रहे हैं। यह बात सिर्फ मुख से निकालने के लिए नहीं है। मैंने यहां पर इंटरनेट से संबंधित एक साइट का उल्लेख कई बार किया है। मैंने कई बार कहा है कि वहां विष और अमृत दोनों परस्पर रूप से परोसे हुए हैं। उसका नाम है youtube.com। youtube.com पर हाल में कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग देखने का अवसर प्राप्त हुआ जिसके माध्यम से निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अंतर्ग्रही संबंध संभवतः आने वाले 5 दशकों में स्थापित होते हुए सामान्य जन को दिख सकेंगे। वहां बहुत कुछ ऐसा इंटरनेट के माध्यम से दिखाया गया है जिसे कल्पना मात्र नहीं कहा जा सकता, जिसके पीछे के वैज्ञानिक आधार इस बात की पूर्ण पुष्टि करते हैं कि निश्चित रूप से हमारे ग्रह के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, संवाद स्थापित करने के लिए अनेकों प्रयास हुए हैं। बहुत से तथ्यों को गूढ़ रूप से हम लोगों से छुपाया भी गया है। इसके भी उल्लेख वहां मिलते हैं। यहां तक उसकी स्थापना होती है कि दूसरे ग्रहों से आए हुए जीव इस पृथ्वी पर दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और जापान आदि जैसे राष्ट्रों में अवतरित हुए हैं। इसमें से कुछ के प्रमाण वहां रिकॉर्डिंग के रूप में उपलब्ध भी हैं। वहां की स्थानीय सरकारों के पूरे प्रयास कि उन्हें गोपनीय रखा जाए, संभवतः बहुत लंबे समय तक गोपनीय नहीं रख पाए हैं। यह भी तथ्य सामने आता है कि टेलीपैथी के माध्यम से एक संवाद प्रक्रिया वहां के उन जीव प्राणियों के साथ भी स्थापित की गई है जिनका आवागमन यहां हुआ है। ऐसे भी लोगों के वहां वक्तव्य उपलब्ध हैं जिन लोगों ने उनके यान को भीतर से वैज्ञानिक दृष्टि से अन्वेषण किया है। भीतर की बनावट, संरचना, उसके बारे में उनकी पूरे विचार हैं। उन वैज्ञानिकों के पूरे ब्यौरे उस वीडियो में उपलब्ध हैं। वहां की स्थानीय सरकारें जिसे नकारती रही हैं, निरंतर रूप से नकारती रही हैं, उसके बावजूद उन्होंने दुस्साहस दिखाते हुए स्वयं को प्रकट किया। बल्कि एक रिकॉर्डिंग तो ऐसी भी उपलब्ध है जिस पर कई प्रश्न चिन्ह अवश्य लगे हैं कि ये किसी बाहर के अर्थात एलियन के साथ होता हुआ संवाद है। उस विषय में हॉलीवुड के बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट का कहना है कि हम इससे बेहतर कार्य कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से तथ्य हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। यह स्थापना करता है कि युग बदल रहा है। आज से पहले बहुत पुरातन काल किसी अन्य युग में जो यही युग नहीं था,
अंतर्ग्रही संबंध थे। यक्ष, किन्नर, इस प्रकार की बहुत सी प्रजातियां धरती पर आती थी। हमारे यहां के ऋषियों का आवागमन निरंतर रूप से उनके साथ रहता था। युग बदल रहा है, युग प्रत्येक दृष्टि से बदल रहा है। अभी हाल ही में मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ जिसमें मैं ये समझ सका कि जो कसरत करने के जितने आयाम थे उनमें किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है, जिसके पीछे मूल दृष्टि एक ही थी कि पहले मात्र दृष्टि रहती थी जो सामने प्रतीत होता है, और प्रतीत होते हुए दृश्य से ही प्रभाव विकसित किया जाता था। जितने दौड़ लोगे उतना तेज दौड़ पाओगे, जितनी कसरत कर लोगे उतना अच्छा तुम्हारा प्रदर्शन रह पाएगा। लेकिन हाल के परिणाम और परिवर्तन नाना प्रकार की नई खोज सामने रखते हैं जो ये दर्शाते हैं कि युग बदल रहा है। युग सामने प्रतीत होने वाले तथ्यों तक सीमित नहीं है, उससे परे, उससे पीछे, उसके सूक्ष्म दर्शन के लिए ललायित है। एनारोबिक्स नाम की एक साइंस जो आज एथलीट्स को विकसित करने के लिए विकसित हुई है, उसके अंतर्गत आश्चर्यचकित करने वाला तथ्य यह है कि ऐसे प्रकार से व्यायाम कराया जाता है जिसमें सामान्य रूप से मनुष्य कोई भी कृत्य करने के लिए ऑक्सीजन को एक ईंधन के रूप में प्रयोग करता है, उसमें ऑक्सीजन के स्थान पर मनुष्य अपने भीतर से किसी विशिष्ट रसायन का उपयोग करता है। एनारोबिक्स। इतना ही नहीं, बीजिंग में होने वाले जो ओलंपिक्स हैं, इनमें जितनी तैयारी पूरे विश्व में चल रही है, चाहे वो किसी राष्ट्र में क्यों ना हो रही हो, विशेष तौर पर जो विकसित राष्ट्र हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, चाइना का नाम भी ले सकते हैं, अमेरिका, वहां होने वाली सारी शारीरिक तैयारी, उसके पीछे समस्त सूक्ष्म दर्शन ही काम कर रहा है। स्थूल आंखों से दिखने वाला जितना भी तथ्य है वो एथलीट की तैयारी में मात्र 20% योगदान दे रहा। 80% योगदान एक धावक की तैयारी के लिए पूर्णतः सूक्ष्म अवलोकन पर आधारित है। जहां किसी एक समय पर मनुष्य की दिखने वाली मांसपेशियों को पुष्ट करके उसके प्रभाव अर्जित करने पर ही दृष्टि रहती थी, आज वो सब मांसपेशियां जिनका हम कभी महत्व जान ना पाते, जिनका अस्तित्व मानने के लिए संभवतः मन तैयार ना होता, आज उन्हें पुष्ट करने की बात हो रही है। पैर में, धावक के पैर में ऐसी ऐसी मांसपेशियां जो कि अति सूक्ष्म हैं, छोटी हैं, जिनके विकास के लिए कभी सोचा नहीं गया था, उनके विकास से गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे पाना कहीं अधिक सहज हो गया है। आज ये दिख रहा है कि यू डोंट हैव टू पुश टू परफॉर्म। अपने आप को किसी प्रकार के बहुत दबाव के अधीन डाल करके आप परफॉर्म कर पाएं, अपना प्रदर्शन दे पाएं, यह आवश्यक नहीं है। उससे कहीं अधिक आवश्यक है कि अगर आपकी दृष्टि सूक्ष्म अवलोकन के प्रति ज्यादा जागृत है तो आप ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। जहां एक समय पर मात्र आहार की पौष्टिकता पर ही बल दिया जाता था, आज बल्कि न्यून आहार के ऊपर अधिक बल दिया जाता है, लेकिन उसमें कुछ विशिष्ट समावेश इस प्रकार के किए गए हैं जो हमारी पिछली दृष्टि से बिल्कुल विपरीत हैं। युग बदल रहा है, अनेकों प्रकार से युग बदल रहा है। विज्ञान अपने आप को आगे ले जाने के लिए नए आयाम खोज रहा है। क्वांटम फिजिक्स के बारे में आजकल अक्सर मैं कुछ ना कुछ अवश्य कहता हूं, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स वो विषय है जिसके माध्यम से मुझे बहुत बड़ा अवसर मिलता है ऋषियों की स्थापित उस सनातन पद्धति की स्थापना करने का। क्वांटम फिजिक्स वो विज्ञान जिसमें संभावनाओं का ही भंडार है। क्वांटम का अर्थ ही संभावना है। दिस इज द साइंस ऑफ पॉसिबिलिटी। जहां मात्र संभव की बात है, जहां यह पूर्व का गणित समाप्त हो जाता है, बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले 10 से 20 साल में वो फिजिक्स जो आज तक हम पढ़ते आए हैं वो कहीं अपना आधार ही न खो बैठे, क्योंकि वैज्ञानिक शोध में ज्यों ज्यों आगे बढ़ा है,
त्यों त्यों उसने पाया है कि प्रकृति उसके साथ एक नया छल कर रही है। प्रकृति के सूत्र जिनका प्रतिपादन उसने पूर्णतः गणित पर आधारित होकर के किया था, अब गणित पर परास्त होता हुआ प्रतीत हो रहा है। गणित छूट रहा है, सामने आ रही है तो संभावनाएं, ऐसी संभावनाएं जो विचारों से संचालित हैं, ऐसी संभावनाएं जो संवेदनाओं से संचालित हैं, ऐसी संभावनाएं जो किसी ऐसे शक्ति की ओर संकेत करती हैं जिसका हमें बोध तो है लेकिन जिसके दर्शन हम आज तक नहीं कर पाए, जिसको मापने के लिए कोई मापदंड हमारे पास नहीं है। चाहे मैं प्राण की ओर संकेत करूं, चाहे मैं विचार की ओर संकेत करूं, चाहे मैं कल्पना की ओर करूं, चाहे मैं संकल्प की ओर करूं, चाहे मैं श्रद्धा की ओर करूं, चाहे मैं आस्था की ओर करूं, ये सारे विषय आज क्वांटम फिजिक्स के विषय बन गए हैं। क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से ही यह स्थापना होने जा रही है कि मनुष्य के सोचने, विचारने और करने में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जिसे युग परिवर्तन कहा जाएगा। एक उदाहरण जिसका उल्लेख मैंने अनेकों स्थानों पर किया है, अभी परसों ही एक कार्यशाला में भी उसका उल्लेख मैंने किया है। संभवतः आज मैं उसके चित्र लाना चाहता था, मैं ला नहीं पाया। आपसे चर्चा अवश्य की होगी लेकिन चित्र दिखाए नहीं है। जब तक चित्र देखा ना हो तब तक मनुष्य को विश्वास नहीं होता है। अशोक जी ने संभवतः वो चित्र देखे हैं। मैं पुनः उल्लेख करना चाहूंगा डॉक्टर मसारो इमोटो, जापान, एक ऐसा व्यक्ति जो पारंपरिक रूप से, जिसके संपूर्ण परिवार में उपचार पद्धति हीलिंग उन पारंपरिक रूप से होती थी जैसे हजारों वर्षों से लोग करते आए होंगे। मुझे कहने का अधिकार है हजारों वर्षों से, कि मनुष्य जाति कुछ सैकड़ों वर्षों तक सीमित नहीं है। उनकी उपचार पद्धति में वो जल को अभिमंत्रित करके रोगी का निदान करने का प्रयास करते हैं, और उनकी इस चेष्टा में पीढ़ी दर पीढ़ी उनको सफलता प्राप्त हुई है। डॉक्टर मेसारो इमोटो भी 50 साल की आयु तक उसी पद्धति का अनुसरण करते हुए आए हुए अनेकों रोगियों का निदान कर चुके हैं। रोगी उनके समक्ष उपस्थित होता है, वो व्याधि जानने का प्रयास नहीं करते, मात्र जल लेते हैं, जल की ओर देखते हैं, कुछ भावनाओं का संप्रेषण जल में करते हैं, रोगी को पिला देते हैं, रोग से निदान प्राप्त हो जाता है, रोग मुक्त हो जाता है। अभी तक ये क्या था? अभी तक इसको सिर्फ एक प्रकार से माना जा रहा था, प्लेसिबो इफेक्ट, जिसकी चर्चा मैं अक्सर करता हूं कि प्लेसिबो इफेक्ट में मन की उन क्षमताओं को जागृत किया जाता है, सतेज किया जाता है, जिसमें धारक अपने ही मस्तिष्क में ऐसे स्त्राव पैदा कर लेता है जिससे उसकी शरीर में ऐसी संरचना में परिवर्तन होता है कि उसका उपचार हो जाता है। अभी तक डॉक्टरों ने प्लेसिबो इफेक्ट के नाम से इस प्रकार की उपचार पद्धतियों को अक्सर दरकिनार किया था, यह मानते हुए कि रोगी अपने ही विशिष्ट विचारधारा से कुछ ऐसे रसायन उत्पन्न करता है कि उसका उपचार हो जाए। लेकिन डॉक्टर मेसारो इमोटो के द्वारा लगभग 4 वर्ष पहले जो एक प्रतिपादन हुआ, उसने इस विश्व को क्वांटम फिजिक्स से क्वांटम हीलिंग की ओर भी मोड़ दिया। युग बदल रहा है। उन्होंने अपने एक मित्र से कहा जो विज्ञान से संबंधित था कि मेरे यहां पीढ़ियों से हम लोग अभिमंत्रित जल के द्वारा किसी रोग का, किसी व्याधि का निदान करते हैं। मैं समझना चाहता हूं कि जल में होता क्या है, जल मेरे हाथ में आने के बाद किस परिवर्तन को प्राप्त होता है कि रोगी की उस अवस्था को बदल दे। मुझे उस जल में होते हुए परिवर्तन के बारे में जानना है कि कुछ होता भी है या प्लेसिबो इफेक्ट है। उस वैज्ञानिक ने उनके द्वारा अभिमंत्रित जल को लेकर के वो गए, उसे उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में -25 डिग्री टेम्परेचर में, तापमान में उस जल के बूंदों को क्रिस्टलाइज किया। लिए हुए जल को बूंदों के रूप में क्रिस्टलाइज किया, क्रिस्टल बन गया। क्रिस्टल बनाने के बाद उन्होंने उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, उसे देखा। जब उसके दर्शन हुए तो उस वैज्ञानिक ने छत फोड़ दी। वो छत यूं फोड़ी कि उसको जो सामने दिखाई दिया, उस बात से उसको विस्मय हुआ कि रखा तो मैंने पानी की एक बूंद का क्रिस्टल था, ये तो कोई आभूषण है। 6 कोण वाला हेक्सागोनल ऑर्नामेंट, ब्यूटिफाइंग एस्थेटिक्स इन ऑल रिस्पेक्ट्स, इतना सुंदर कि जिसकी
व्याख्या करना कठिन हो। उसमें बकायदा बीच में एक मोती था, ऐसा लगता था जैसे किसी जौहरी ने पूरे परिश्रम के साथ संपूर्ण मनोयोग से उसे घड़ा हो। उन्होंने देखा, उन्होंने मसोरो को फोन किया, मसोरो देयर इज समथिंग विच मस्ट बी इन्फॉर्म टू यू राइट नाउ। मसोरो उनके पास पहुंचे, पहुंच करके उन्होंने भी उसके एक क्रिस्टल के दर्शन किए। उनको भी विश्वास नहीं हुआ, ये है क्या। उसकी वैज्ञानिक विवेचना की गई कि दरअसल ये है क्या। वैज्ञानिक विवेचना बड़ी साधारण थी कि जल अर्थात H2O, 2 एटम हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का मिलकर के जल का एक मॉलिक्यूल बनता है, और एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हो तभी वो पदार्थ के रूप में सामने आता है। जब एक मॉलिक्यूल दूसरे से जुड़ता है उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पैटर्न होते हैं। अभिमंत्रित जल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पैटर्न है वो चमत्कारिक स्वरूप से बदल गया। बात यहां समाप्त नहीं हुई। नल का पानी, नाली का पानी, नदी का पानी, झरने का पानी, सागर का पानी, तालाब का पानी, झील का पानी, सब पानी लिए गए, सबको क्रिस्टलाइज किया गया, सबके दृश्य अलग। बात उड़ती हुई अमेरिका पहुंची। अमेरिका में 1 महीने के भीतर 200 स्थानों पर प्रयोग कर दिए गए। प्रत्येक प्रयोग में बहुत सारे हीलर्स बुलाए गए, क्योंकि अमेरिका में स्पर्श चिकित्सा, टच थेरेपी के माध्यम से ऑल्टरनेट रेमेडीज पहले से स्थापित हैं। उन्होंने वहां से बहुत से हीलर को बुलाया। उन हीलर्स पर उन्होंने कहा कि तुम जल को अपने हाथों में लो और उस पात्र पर अपनी विशिष्ट भावनाओं का संप्रेषण करो। यू ट्रांसमिट ए प्रिसाइज इमोशन अपॉन द कंटेंट विच यू बियर। और सबने, किसी ने प्रेम का, किसी ने उत्साह का, किसी ने उमंग का, किसी ने घृणा का, द्वेष का, क्रोध का, हिंसा का, सेवा का, नाना प्रकार के भाव में, बल्कि यहां तक कि कुछ उन्होंने अपराधियों को भी लिया, बीमार लोगों को भी लिया। उन सब से कहा अपनी संवेदनाओं को प्रवाहित करो। ये जल उसे धारण कर रहा है। ये तो किसी को ना ज्ञात था कि जल धारण करता है कि नहीं, लेकिन उन्होंने वो किया जो कहा गया था। सबके वो सैंपल लिए गए, उन्हें क्रिस्टलाइज किया गया, माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया, और दुनिया में एक नए अध्याय की स्थापना हो गई, क्वांटम हीलिंग। प्रत्येक विशिष्ट विचारधारा वाले व्यक्ति के द्वारा संप्रेषित भावनाओं के द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो डिजाइन थे, जो पैटर्न थे, वो आश्चर्यचकित करने वाले थे। जिसने हिटलर की कल्पना करके विचार संप्रेषित किए, वो पूरा पैटर्न इतना विभत्स था कि जिसकी कोई तुलना ना की जा सके। जिसने रोगी मानसिकता के साथ किया, वो इस प्रकार से छितराया हुआ था कि उसके दर्शन करते ही लगता था कि नहीं, ये कुछ ऐसी भावनाओं को प्रेषित कर रहा है जिसे धारण नहीं करना चाहिए। सौहार्दता, प्रेम, उत्साह, उमंग, बिल्कुल अपने शब्दों के अनुरूप, ठीक अनुरूप उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पैटर्न बना दिए। उन फोटोग्राफ्स को मैंने अब कार्यशालाओं में प्रयोग करना आरंभ कर दिया है। और निश्चित मानिए, जब तक ये कहा नहीं जाए कि जल की बूंद का क्रिस्टल है जो आप देख रहे हैं, कोई मानने को तैयार नहीं होगा। कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि ये जो मैं देख रहा हूं, ये जिसके मैं दर्शन कर रहा हूं, ये एक वाटर क्रिस्टल है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि मनुष्य की भावनाओं का प्रभाव पंचभूतों पर होता है। The elements of nature, they get affected. They absorb the human sentiment in its entirety. वो संपूर्णता से मनुष्य के द्वारा संप्रेषित विचारों को धारण करते हैं। जो जल के साथ होता है वो वायु के साथ होता है, वो पृथ्वी के साथ होगा, वो अग्नि के साथ होगा, आकाश के साथ होगा, निश्चित रूप से होगा। इसका मतलब यह है कि पंचभूतों में से प्रत्येक भूत अपनी स्मृति रखता है, अपनी धारण क्षमता रखता है। उतना ही नहीं, जो धारण किया है, ऑल दैट हैज बीन टेकन ओवर, एब्जॉर्ब्ड, वो उसका प्रसार भी करता है। ये किस युग की स्थापना है? ये विज्ञान में बहुत बड़े ऐसे युग की स्थापना है जहां हमारे यहां मशीन का पूजन किया जाता है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, कार खरीदने के बाद नारियल फोड़ा जाता है, गृह प्रवेश से पहले हम लोग, जैसे आजकल हम बहुत सुंदर शब्दों में कह देते हैं, मुझे उसका अभिप्राय नहीं मालूम, हाउस वार्मिंग, अब लिखा जाता है हाउस वार्मिंग सेरेमनी। अब वो एनीवे
चाहे कुछ भी लें उसका अर्थ हम लोग, लेकिन हमारे यहां माना जाता है कि मनुष्य की भावनाओं का, संवेदनाओं का संपूर्ण संयोग पूरी सृष्टि के साथ स्थापित है। वो वनस्पति हो, पदार्थ हो, जड़ चेतन कुछ भी क्यों ना हो। अभी तक हम नहीं मानते थे, अब मानना है। क्यों? क्योंकि एक नए युग की स्थापना होने जा रही है जिसने विज्ञान को एक नई दिशा दी है। उपचार प्रणालियों में, चाहे वो किसी प्रकार की उपचार पद्धति क्यों ना हो, उसमें इसका महत्व धीरे धीरे स्थापित होता चला जाएगा। चाहे संवाद की प्रणाली हो, संप्रेषण की प्रणाली हो, किसी प्रकार की दूरसंचार की प्रणाली हो, उन सब में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। उसी पर आधारित होकर के कार्यशाला का आयोजन किसी स्कूल में भी किया गया था, द न्यू एज टीचर। क्योंकि हो सकता है इस विषय का प्रादुर्भाव भी बहुत जल्दी हो जाए, क्वांटम टीचिंग, अ क्वांटम टीचर, क्वांटम मोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अर्थात संभावनाएं हैं। बहुत सारी संभावनाओं के साथ जीव इस पृथ्वी पर आता है, उसमें से 4-5% व्यक्त होती हैं, बाकी सुप्त अवस्था में चली जाती हैं। विज्ञान प्रतिपादन करने जा रहा है, नया युग बदल रहा है कि जो कुछ आज संभव नहीं दिखता है, ना दिखे जो आंखों को वो है नहीं, यह अब आज से कहना बंद कर दिया गया। विज्ञान जगत में ये चमत्कार इतना बड़ा हुआ है कि वैज्ञानिकों से पूछा गया कि आज तक परमाणु के संपूर्ण दर्शन तो आप कर नहीं सके हैं। यह बात सत्य है कि विज्ञान जगत में परमाणु के दर्शन नहीं हुए हैं। जो कुछ भी दर्शन हुए हैं वो उस अति द्रुत गति से घूमते हुए उन कणों के हुए हैं। उनकी जो छूटी हुई रेखाएं हैं उनका अनुभव करके हम कह सकते हैं कि इस परमाणु में इस प्रकार की संरचना होगी। उन्हें एक जगह पर ठहरा हुआ स्थिर हम देख नहीं पाए हैं। उसका विच्छेद करके आगे जाने की कोशिश भी की है। तो हर जगत में भी वैज्ञानिक इस दृष्टिकोण, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पदार्थ अंततोगत्वा टूटते टूटते कहां पहुंचा? तरंग। दिस एंटायर मास of creation which appears to be solid is nothing but a congregation of vibrations. ये सारा समुच्चय, ये सारा घटक जो पदार्थ रूप में हमें प्रतीत होता है, ये कुछ नहीं, तरंग है, तरंगे हैं जो अपनी विशिष्टता के कारण अपने अपने स्वरूप को प्राप्त हैं। ये नया युग है। इस नए युग की संभावनाएं मनुष्य को अधिक स्तरों पर मानव बना पाएंगी। इतने स्तरों पर मानव बना पाएंगी कि मनुष्य का संवाद, आदान प्रदान उसी प्रकार से हो जाए जैसा हमने रामायण में पढ़ा था कि वनस्पति को उसकी शक्तियों का पहले आवाहन किया जाता था। आयुर्वेद का अधिष्ठाता वैद्य कभी भी वनस्पति को उस मात्र औषधि रूप में नहीं देता था, उस औषधि की चेतना का आमंत्रण करता था। उसे कहता था कि अपने संपूर्ण गुणों को व्यक्त करो, अनलीश द पावर दैट यू बिहोल्ड, ताकि जिसका निदान करना है तुम उसका चेतना स्तर पर जाकर निदान कर सको। दिस इज अगेन अ लीप। युग बदल रहा है। किसी युग में हम सुनते थे इस प्रकार की पद्धतियां होती थी, आज नहीं सुना था, लेकिन आज यह सामने आ रहा है। युग बदल रहा है। व्यापार जगत में भी बहुत बड़े परिवर्तन को अब युग प्राप्त होने जा रहा है। इतना बड़ा परिवर्तन जिसमें मुनाफे से पहले एक ही बात सबसे पहले आती है। एक ही बात सबसे पहले आती है, वो क्या? उपयोगिता। उपभोग नहीं, मात्र उपयोगिता। इफ द प्रोडक्ट आई प्रोड्यूस डज नॉट विथस्टैंड द टेस्ट ऑफ इट्स यूटिलिटी, इर्रिस्पेक्टिव कि मैं कुछ भी कर जाऊं, वो कल को चलने वाली नहीं है। बीच का एक काल बीता है जिसमें उत्पादनकर्ताओं ने उनके उत्पादन का कितना प्रयोग है कि नहीं, उसके बावजूद मनुष्य की मस्तिष्क की संरचना अर्थात चेतन अवचेतन मन के साथ खिलवाड़ करते हुए बहुत से उत्पादन धकेले हैं। लेकिन आज इस विचारधारा को मनुष्य प्राप्त हो रहा है, उद्योग जगत प्राप्त हो रहा है, जिसका अंतुदगत्वा उपयोग नहीं है, उसे मात्र मंडी के स्वरूप में लपेटकर प्रदर्शित नहीं करना है। ऐसे बहुत से तथ्य उद्योग जगत में स्थापित होने शुरू हो गए हैं जहां गुणवत्ता सेवा के रूप में देखी जानी शुरू हो गई है।
आज तक गुणवत्ता के दर्शन मात्र यहां तक सीमित थे कि मेरा उत्पादन श्रेष्ठ उत्पादन है, इसके बाद मेरी सीमित दायित्व है। लेकिन आज सेवा शब्द से पूरा उद्योग जगत धीरे धीरे ग्रेजुअली पूरित हो रहा है। इतना पूरित हो रहा है कि बिल गेट्स को इतना बड़ा एक साम्राज्य स्थापित करने के बाद संपूर्ण जीवन दान देना पड़ा है टुवर्ड्स फिलैंथ्रोपी, क्योंकि उसे मालूम है, कहीं भीतर ज्ञात है कि आई कैनॉट डाई एज रिच, बिकॉज टू डाई एज रिच इज टू डाई इन शेम। इसी का अनुसरण करते हुए उसने अपना संपूर्ण जीवन दान दे दिया है। किसी व्यक्ति के द्वारा पल दो पल समय का दान अलग बात, जीवन का दान बूढ़ा नहीं हुआ है वो। इसी के कारण वॉरेन बफेट जैसे व्यक्ति ने, जिसने खरबों शंखों रुपया अर्जित किया, 90% पूरी संपत्ति उसने दान में दी है। कोई मूर्ख नहीं है वो। कहीं एक ऐसे विवेक का अवतरण हुआ है, युग बदल रहा है, एक ऐसे विवेक का अवतरण हुआ है कि गुणवत्ता की पराकाष्ठा सेवा है। If you have to personify in the most excellent norms for the quality, that will stand as service. सेवा से कम में गुणवत्ता की पहचान नहीं है। अगर तुम्हारे दृष्टिकोण में, अगर तुम्हारे कर्म में सेवा गुथी हुई है, सेवा पिरोई हुई है, तो निश्चित मानो कि तुम स्वीकार्य हो। और अगर तुम्हारे किसी दृष्टिकोण में सेवा रहित श्रेष्ठतम पदार्थ भी है, तो तुम एक सीमा तक स्वीकार्य हो, उससे अधिक स्वीकार्य तुम नहीं हो। अगर मैं इस बात का उल्लेख थोड़ा सा करना चाहूं, बहुत गहराई से अनुभव करें, तो टाटा के द्वारा बनाए गए जितने उत्पादन हैं, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं क्योंकि रिकॉर्डिंग है, इसलिए जितने उत्पादन है, विशेष रूप से मैं बात करूंगा ऑटोमोबाइल्स की, गुणवत्ता की दृष्टि से वो विश्व में कहां तक खड़े हो पा रहे हैं, इस पर अलग अलग विचारधारा हो सकती है भी। क्योंकि निश्चित मानिए, जो तकनीक विकसित राष्ट्रों से हम तक पहुंच रही है, विशेष रूप से कोरिया और जापान से, उतनी विकसित तकनीक इनके पास अभी नहीं है। लेकिन फिर भी उनके उस दृष्टिकोण में जिसमें सेवा संव्याप्त थी, उससे अभिभूत होकर के भारतीय मानस उन्हें संपूर्ण अवसर दे रहा है कि वो विकास और गुणवत्ता की उस पराकाष्ठा को छू सकें जहां अनेकों राष्ट्र पहुंच सके हैं। इफ टाटा इज सेलिंग टुडे इन ऑटोमोबाइल विद स्पेशल रेफरेंस टू ऑटोमोबाइल्स इज ओनली बिकॉज द इमेजरी इज एनश्राइंड इनटू द फैब्रिक टेक्सचर ऑफ दिस नेशन, कि इन लोगों ने पूरे राष्ट्र में सेवा का प्रसार किया है, दोहन का नहीं। They have not simply tried to drain out the resource of the nation, rather enriched it in turn. उसी भाव से ये पूरा जगत, ये पूरा राष्ट्र उन्हें एक अवसर प्रदान कर रहा है। युग बदल रहा है, अनेकों दृष्टि से युग बदल रहा है। जितने भी जैविक स्तर पर परिवर्तन हमारे सामने आज प्रतीत हो रहे हैं, ये बदलते युग का ही परिमाण है। ये उसी की स्थापना करते हैं कि युग बदल रहा है। मनुष्य के भीतर वो ललक कि मैं परिवर्तन को प्राप्त हो सकूं, आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ, ये सबसे बड़ा प्रतीक है कि युग बदल रहा है। आज से 20 साल पहले, क्योंकि मुझे उद्योग जगत में आए कई साल हो गए, लगभग 3 दशक के आसपास मुझे हो गए जब से मैं उद्योग जगत से जुड़ा हूं, कोई यह कहने की हिम्मत नहीं रखता था कि मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू अंडरगो अ चेंज, हमें बदल जाना चाहिए, मैं अपने आप को बदलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। ये वाक्य कभी निकल नहीं पाते थे। अहंकार से ओतप्रोत प्रत्येक जीव अपने आप को वैचारिक वैश्याओं के द्वारा किसी भी प्रकार स्थापित करने का दुस्साहस करता था, लेकिन बदलने के लिए अपने आप को कभी उत्पन्न नहीं करता था। आज उद्योग जगत में सरप्राइजिंगली पीपल हैव स्टार्टेड क्लेमिंग, अफर्मिंग, हम बदलना चाहते हैं। हां, मुझ में परिवर्तन की बहुत बड़ी गुंजाइश है। यस, आई वॉन्ट समवन टू ब्रिंग अबाउट अ कंट्रीब्यूटरी रोल, कोई मुझे योगदान प्राप्त करे, फैसिलिटेट करे, मेंटर बने,
मुझे परिवर्तन को प्राप्त होने के लिए प्रेरित करे, क्योंकि मैं बदलना चाहता हूं। अहंकार का लबादा छोड़ने के बाद प्रगति के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। युग बदल रहा है। युग ना बदल रहा होता तो मनुष्य के ऊपर जितने माया के आच्छादन हैं, सबसे प्रबल आच्छादन अहम का है। मनुष्य कभी भी अपने आप को गौण अनुभव नहीं करना चाहता था, कभी मानना नहीं चाहता था मैं किसी दृष्टिकोण से न्यून हो सकता हूं, मुझ में विकास की क्षमता है कि नहीं, इस पर विचार करने के लिए मनुष्य कभी सोचता नहीं था। इसलिए ऐसी संस्कृति विकसित हो गई थी, आई नो ऑल, कैन डू नथिंग। लेकिन आज लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, आई हार्डली नो एनीथिंग विच इज मीनिंगफुल, एटलीस्ट फॉर माई सेल्फ। युग बदल रहा है और इस प्रकार की हुंकार ज्यों ज्यों विश्व में फैलेगी, ज्यों ज्यों लोगों में इसकी स्थापना होगी, विश्वास मानिए इस पृथ्वी पर स्वर्ग का अवतरण होगा, मनुष्य में देवत्व का अवतरण होगा। धन्यवाद।